नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत या हेक्सर-ओलिन सिद्धांत। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन है, तो सिर्फ आप सुनोगे तो उससे ही आपको ये आ जाएगा समझ में। तो उसके बाद मान्यता इसकी अच्छे से करेंगे हम। ये सिद्धांत हेक्सर द्वारा दिया गया है। हेक्सर ने ये सिद्धांत 1919 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार संसार के अलग अलग देशों में साधन संपन्नता में भिन्नता पाई जाती है। साधन संपन्नता क्या होती है? एक देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों की मात्रा को हम क्या कहते हैं? साधन संपन्नता। इस सिद्धांत से ये पता चलता है या ज्ञात होता है कि तुलनात्मक लागतों में अंतर का मुख्य कारण साधन संपन्नता की भिन्नता है। अतएव साधन संपन्नता की भिन्नता तथा कीमत में अंतर होने के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ से हम मान्यताओं को अच्छे से समझते हैं। ये सिद्धांत 2x2 मॉडल पर आधारित है। इसमें दो देशों में दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। 2x2 मॉडल है। इसमें पहली कंडीशन क्या है इसकी कि दो देश होंगे। ठीक है, ये दो देश मान लिए हमने और दो ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। ये दो देश दो ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? 2x2 मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है, दो देशों में किसी एक वस्तु के लिए एक ही उत्पादन फलन होता है। दो देशों में किसी एक वस्तु को बनाने के लिए एक ही उत्पादन फलन होता है, परंतु विभिन्न अलग अलग वस्तुओं के लिए विभिन्न उत्पादन फलन होते हैं। थर्ड है हमारा, एक देश के अंदर साधन गतिशील होते हैं। गतिशील मीन्स कहने का मतलब है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। मान लीजिए कि एक भारत में एक हरियाणा से यूपी में जाते टाइम या यूपी से दिल्ली में जाते टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना, कोई बंदी नहीं लगाई जाती। जबकि हम एक देश से, भारत से अगर हम जर्मनी जाएं या फ्रांस जाएं तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, हमें वीज़ा वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो उस चीज़ को कह रखा है कि एक देश के अंदर तो साधन गतिशील हो सकते हैं, परंतु दो देशों के बीच जो साधन है वो गतिहीन होते हैं। फिर फोर्थ जो पॉइंट है, हर एक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जहाँ पर रोजगार होता है और एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, कोई भी बेरोजगार नहीं होता, जिसके कारण सभी साधन काम पर लगे हुए होते हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। साधनों को उनके सीमांत उत्पादन के अनुसार पुरस्कार मिलता है। वस्तुओं की कीमतें सीमांत लागत के बराबर रखी जाती हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वस्तुओं के विनिमय पर, मतलब लेन देन, वस्तु का लेन देन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, यानी कि कोई बाधाएं या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो व्यापार कर सकता है। मतलब ये है कि जो व्यापार है वो स्वतंत्र होता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि अलग अलग देशों की रुचि समान होती है, कि भारत और जर्मनी ये अलग अलग देश हैं पर इनकी जो रुचि है वो सेम होगी, ये थ्योरी कहती है। उसके बाद क्या है, यातायात की कोई लागत नहीं होती। एक जगह से दूसरी जगह पर, एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाते टाइम हमें एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ती है। यातायात की जो लागत है उसे अदा करना पड़ता है। इस थ्योरी में उसके बारे में नहीं बताया गया। यातायात की कोई लागत नहीं होती। ये थ्योरी कहती है कि लागत, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आप सामान लेके जाते हो ना, इसकी कोई लागत नहीं होती। क्रिटिसिज्म में हम इसकी आलोचना करेंगे, पर यहाँ पर हम मान्यता पढ़ रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से ही लिखेंगे। विभिन्न देशों में विभिन्न साधन संपन्नताएं पाई जाती हैं, कि अलग अलग देशों में साधन अलग अलग होंगे तो उनके हिसाब से जो साधन संपन्नता है वो डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है, उत्पादन में समान तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कि भारत जो है एक मशीन का यूज़ करे और वही मशीन का यूज़ जो जर्मनी करे, भारत भी उसी मशीन का यूज़ करे और जर्मनी भी उसी मशीन का यूज़ करे, तो इस
एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए कि उत्पादन में समान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी एक और मान्यता है। लास्ट मान्यता क्या है? व्यापार संतुलित होता है। व्यापार तब संतुलित होता है जब आयात और निर्यात बराबर होते हैं। इसको हम बैलेंस ट्रेड भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये दो देश हैं और दो देश, भारत जो है वो 10 चीज़ों का आयात करता है और 10 ही चीज़ों का निर्यात करता है, यानी कि ये भी 10 चीज़ खरीदता है और ये भी। इन दोनों के बीच में व्यापार होता है और दोनों बराबर हैं कि इसने भी 10 चीज़ बाहर से मंगाई और अपनी 10 चीज़ बाहर बेची। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। जब आयात और निर्यात बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। ये भी इसकी मान्यता है। ठीक है, यहाँ तक मान्यता कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरी, सिद्धांत की व्याख्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये 2 पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओलिन का मानना है कि अलग अलग क्षेत्र में साधन संपन्नता अलग अलग होती है, अर्थात कई स्थानों पर श्रम अधिक होता है, लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है, तथा कई स्थानों पर पूंजी से काम, मशीनरी का यूज़ किया जाता है। इसके विपरीत अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, कई स्थानों पर पूंजी अधिक होती है, कई स्थान पर मशीनों से ज़्यादा काम कराया जाता है, तो कहीं पर लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन फलन विभिन्न अलग अलग होता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? साधनों की संपन्नता में अंतर, साधनों की संपन्नता के में जो अंतर होता है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी मुख्य कारण है। कि अंतर क्षेत्रीय में भी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक मुख्य कारण है साधन संपन्नता में अंतर। ठीक है, फिर क्या है आगे पॉइंट? हेक्सर ने परंपरावादी तुलनात्मक लागत का सिद्धांत की उसका समर्थन किया है। किसने? हेक्सर ने परंपरावादी तुलनात्मक लागत सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह माना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब हम एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, उसमें तुलनात्मक लागतों के अंतर के कारण होता है। जो व्यापार है वो तुलनात्मक लागतों के अंतर के कारण होता है, परंतु परंपरावादी सिद्धांत से ये ज्ञात नहीं होता कि तुलनात्मक लागतों में अंतर क्यों पाया जाता है। पर ये इस सवाल का जवाब नहीं देता कि तुलनात्मक लागतों में अंतर क्यों पाया जाता है, परंतु इसका जो जवाब है वो हेक्सर ने दिया है। हेक्सर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि तुलनात्मक लागतों में अंतर निम्नलिखित 2 कारणों से पाया जाता है। पहला कारण क्या है? 2 देशों में उत्पादन साधनों की संपन्नता में अंतर। सेकंड पॉइंट है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों के विभिन्न उत्पादन या गहनता में अंतर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लियर? यहाँ तक तो था सिर्फ इसके बारे में बताना, इस थ्योरी के बारे में बताना। अब यहाँ से जो है वो मेन बात स्टार्ट होती है, तो इधर फोकस करो। हेक्सर ओलिन सिद्धांत की साधनों की प्रचुरता या दुर्लभता की व्याख्या 2 मापदंडों के आधार पर की गई है। पहले मापदंड क्या है? कीमत मापदंड, यानी कि प्राइस क्राइटेरिया। दूसरा है भौतिक मापदंड। तो पहला देखते हैं, साधन प्रचुरता या दुर्लभता का कीमत मापदंड। जिस देश में पूंजी सस्ती है, यानी कि मशीनों से काम कराना ज़्यादा फायदेमंद है, और श्रम महंगा है, मजदूरों से काम कराना महंगा है, उसे हम पूंजी संपन्न देश कह सकते हैं, यानी कि कैपिटल अबंडेंट कंट्री कहते हैं। फिर चाहे उस देश में पूंजी की मात्रा कम ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके विपरीत यदि पूंजी महंगी है, मशीनों को लगाना महंगा है किसी देश में, और श्रम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मजदूर बहुत ज़्यादा है उस देश में, जैसे भारत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूर है ना, तो यहाँ पर जो भारत है वो क्या है? एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, और जबकि जो जर्मनी है वो मशीनों से ज़्यादा काम करवाते हैं, तो वहाँ पर लोग कम हैं, तो उन्हें मशीनों से ज़्यादा काम कराएंगे तो फ़ायदा है। तो वो कौन सी कंट्री में आती है? कैपिटल अबंडेंट कंट्री में। इसके विपरीत यदि पूंजी महंगी और श्रम सस्ती है तो उसे पूंजी दुर्लभ
देश कहा जाएगा। ठीक है, दोनों पर समझ में आ गए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः अगर हम इसका निष्कर्ष कहें, इस जो पूरी की पूरी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कीमत को ध्यान रखना है हमने, कि इसकी मात्रा को हमें कोई वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। रेखाचित उदाहरण दे रहे हैं तो इसका थोड़ा व्यापार विपुल का नाम दे देते हैं, किसके साथ कर रहे हैं किसके साथ नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का नाम दे देते हैं। मान लीजिए भारत और जर्मनी दो देश हैं। जर्मनी पूंजी प्रधान देश है और भारत श्रम प्रधान देश है। इसलिए जर्मनी में पूंजी की कमी कीमत तथा श्रम की कीमत का अनुपात भारत में पूंजी की कीमत के अनुपात की तुलना में कम है। मुझे पता है कि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, आगे समझ में आ जाएगा। जर्मनी, भारत, जब भी हम कीमत मापदंड को दिखाएंगे, जब हम एग्जाम्पल लेंगे जर्मनी और भारत का, तो लेबर को हम ज़्यादा दिखाएंगे और जो जर्मनी है उसको हम कम दिखाएंगे। इसका जो मेन चीज़ है वो ये है डायग्राम, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। बुक में बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पर बना रखे हम, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अलग सा है वो, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करवा के दे रखा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेनी है। ठीक है, ओरिजिन बना लो। अब ये जो ए बी लाइन है, सी और क्यू लाइन है, एफ और जी लाइन है और एच और आई लाइन है, ये चारों लाइनें क्या हैं, आइसोकोंड कर्व हैं। आइसोकोंड कर्व क्या होते हैं, जहाँ पर जो कॉस्ट है वो सेम रहती है। अगर इस लाइन पर 100 है कॉस्ट, तो इस लाइन पर भी 100, इस पे भी और इस पर भी। ठीक है, समझ गया आइसोकोंड कर्व क्या होता है, एक नंबर में आए तो बता भी सकते हो। विच यहाँ पर वही बात मैंने बता रखी है, ए बी सी डी एफ जी और एच आई जो हैं, ये जो चार हैं वो आइसोकोंड कर्व होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये मानकर चले हैं कि जो भारत है वो शूज़ जूते बना रहा है और जो जर्मनी है वो वॉच बना रहा है। तो लेबर यहाँ पर और कैपिटल यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि भारत जो है वो शूज़ बना रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट करा है, इस कर्व को हम यहाँ से लेकर गए हैं और ये इस पर लाइन पर मैंने आपको बताया कि आइसोकोंड कर्व है, तो यहाँ पर हम 100 यूनिट को लेकर चल रहे हैं। तो हर एक इस पर और इस पर सभी पर ये 100 यूनिट ही रहेगी। तो जो IQ2 है ये हमारा जो शूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन, ये 100 यूनिट बना रहा है शूज़। और यहाँ पर सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही CO पर जर्मनी है जो वॉच बना रहा है, किसका यूज़ कर कैपिटल का यूज़ कर, मशीन का यूज़ करके, और जो भारत है वो लेबर का यूज़ कर रहा है। तो अभी यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो लेबर है, अगर भारत लेबर का यूज़ करेगा और उत्पादन करेगा तो उसे इतने शूज़ बनेंगे उसके, इतना। और जो अगर वो इसका उल्टा कर दे, मशीन का यूज़ करे, तो उसको थोड़ा यूनिट इस बनेंगी। मशीन का यूज़ करने से शूज़ जो हैं वो थोड़े बनेंगे और लेबर का यूज़ करके उसको ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो लेबर का यूज़ करेगा क्योंकि उसे ज़्यादा फ़ायदा लेबर के इस्तेमाल में है। फिर वो जर्मनी का देखते हैं कि वॉच अगर वो जर्मनी कैपिटल का यूज़ करती है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और अगर वो लेबर का यूज़ कर लेती है तो उसे नुकसान होगा, वो कम। देखो, लेबर का अगर यूज़ करती है ना जर्मनी तो उसे थोड़ा, और कैपिटल का यूज़ करेगी तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो कैपिटल का यूज़ करेगा। तो इस डायग्राम में जर्मनी को वॉच बनाने में फ़ायदा है और इंडिया को शूज़ बनाने में फ़ायदा है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा और लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर ये चीज़ें लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। ओ एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उस पर ABC पॉइंट हैं, आइसोकोंड कर्व्स कहते हैं उनको। तो इस तरीके से आप अपनी भाषा में इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है साधन प्रचुरता या दुर्लभता का भुगतान मापदंड। ठीक है, इसको समझते हैं। इस मापदंड का आधार साधनों की मात्रा से है। इसमें हम जब भी पढ़ रहे हैं ना इस सेकंड पॉइंट को, इसमें हम मात्रा को ध्यान रखेंगे, प्राइस को ध्यान नहीं रखेंगे। इस मापदंड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा की जा सकती है। तो इसमें हमने क्या ले रखा है, फर्स्ट वाले में जर्मनी को हमने थोड़ा दिखाया था और भारत के
साइड हमने ज़्यादा इस पॉइंट को दिखाया था। अब यहाँ पर हम उल्टा करेंगे कि जर्मनी को ज़्यादा प्रोडक्शन करते हुए दिखाएंगे और भारत को कम। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस सेम है। इसके अंदर से आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ से आर एक रे निकालनी है, इसको नाम देना है आर। सेकंड रे है पी, इसको नाम देना है पी। आप नाम कुछ भी अलग दे सकते हो, ये आपकी इच्छा है। इन दोनों को इंटरसेक्ट कराना है और जो ये जी कर्व है, ये जी जो है ये जर्मनी को दिखा रहा है, जो आई है वो इंडिया को दिखा रहा है। जहाँ पर पी और क्यू दोनों मिल रहे हैं, क्रॉस बन रहा है, इस पॉइंट पर हम जर्मनी को भी मिलाएंगे। यहाँ पर जो ये पॉइंट तीनों मिल रहे हैं, आर बी और पी बी और जी बी, इसको हम इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, संतुलन की स्थिति दिखाएंगे। उसके बाद हम इंडिया का कर्व बनाएंगे, उसके लिए हम P2 को रिप्रेजेंट करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ तक खींचेंगे। फिर उसके बाद हम इंडिया को यहाँ से दिखाएंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर R और P दोनों मीट कर रहे हैं, वहाँ पर इंडिया की कर्व को भी मीट करवाएंगे, उसे हम F नाम देंगे। ये भी इक्विलिब्रियम है। ये पॉइंट था, ये कर्व था, मैंने आपको समझा दिया। आपको इसके बारे में 2-3 और लाइन लिख सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अवास्तविक मान्यताएं। इस सिद्धांत की 2x2 मॉडल अर्थात 2 देश 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा 2 साधनों की मान्यताएं अवास्तविक हैं। इस सिद्धांत की पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार की मान्यता भी अवास्तविक है। इसकी जो 3 मान्यताएं इन्होंने ली हैं, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार और ये जो 2x2 मॉडल पर आधारित है, जिसमें 2x2 मॉडल में क्या होता है कि 2 देश होंगे, भारत और जर्मनी, ये 2 ही वस्तुओं का ही उत्पादन करेंगे। पर ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, होता है? नहीं होता ना। ये इसका एक और मान्यता, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी नहीं होती। ऐसा कोई देश नहीं है कि वो ऐसे कहते कि हमारे देश में पूरे ये पूर्ण रोजगार है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो मान्यताएं इसने ली हैं ये अवास्तविक है। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, पैराडॉक्स ने एक थ्योरी दी थी। उसने कहा था, पैराडॉक्स ने ऑलिन की इस सिद्धांत की आलोचना की, इसे गलत साबित किया। वो कैसे किया? पैराडॉक्स ने 1947 को अमेरिका का आधार वर्ष मानकर 192 उद्योगों के इनपुट और आउटपुट का एक टेबल बनाया। उस टेबल में ये देखा गया कि जो देश पूंजी प्रधान था वो श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा था और इसके उल्टा जो लेबर अबंडेंट कंट्रियां थी, जो लेबर से काम करवाती थी, वो क्या कर रही थी, कैपिटल यानी कि पूंजी का यूज करके अपना उत्पादन कर रही थी। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ओलिन ने तो कहा था कि जो कंट्री पूंजी प्रधान है वो सिर्फ पूंजी का इस्तेमाल कर कर उत्पादन करेगी। ये बात गलत हो गई पैराडॉक्स के प्रिंसिपल से, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। पैराडॉक्स ने ओलिन के द्वारा दिया गए सिद्धांत को गलत साबित किया। पैराडॉक्स ने 1947 को अमेरिका का आधार वर्ष मानकर अमेरिका के 192 उद्योगों के लिए इनपुट और आउटपुट टेबल को तैयार किया। टेबल में निष्कर्ष निकला कि अमेरिका एक पूंजी प्रधान देश होते हुए भी श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है, जिससे ओलिन द्वारा दिया गया ये सिद्धांत गलत साबित हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट स्टैटिक थ्योरी है, अज्ञात्मक सिद्धांत है। वो कैसे? यह सिद्धांत अज्ञात्मक है। इसमें केवल यह पता चलता है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी देश में साधनों की क्या स्थिति है, एक परफेक्ट टाइम पे साधनों की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बताती है ये थ्योरी। परंतु इससे यह ज्ञात नहीं होता कि उत्पादन दिशाओं में परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार होगा, कि हम इकोनॉमी को ग्रोथ पर कैसे लेके जाएंगे, कि अगर कोई दूसरी सिचुएशन आ गई तो उससे हम कैसे अपनी इकोनॉमी को विकास के मार्ग पर आगे लेके जाएं, तो उसके बारे में ये नहीं बताती थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आंशिक संतुलन विश्लेषण, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हैबरलर ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि
ओलिन का ये सिद्धांत व्यापक सामान्य संतुलन प्रणाली को विकसित करने में असफल रहा। यह तो केवल एक आंशिक संतुलन विश्लेषण ही है कि ये जो सिद्धांत इसने दिया है वो सामान्य संतुलन प्रणाली को विकसित नहीं कर पाया, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सिद्धांत है वो आंशिक संतुलन विश्लेषण है का सिद्धांत है। ठीक है, फिर 5th पॉइंट है हमारा, उत्पादन तकनीक समरूप नहीं होती। प्रोडक्शन टेक्निक आर नॉट होमोजीनियस। पढ़ते हैं क्या है, तो देशों में किसी वस्तु की उत्पादन तकनीक समरूप नहीं होती। बिल्कुल सही बात कही है कि भारत ने जो मशीन इस्तेमाल करी है कपड़ा बनाने के लिए, जर्मनी भी वही मशीन का प्रयोग करे ये जरूरी तो नहीं, उस बात को कहा है। उदाहरण के लिए भारत में कपड़े उत्पादन मजदूरों द्वारा किया जाता है। कपड़ों का जो उत्पादन है वो मजदूरों द्वारा किया जाता है। लेबर अबंडेंट कंपनी है, यहाँ पर लेबर सस्ती है, उनका प्रयोग करके कपड़े बनाते हैं। जबकि जापान कपड़े का उत्पादन मशीन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर तो मजदूरों का प्रयोग हो रहा है तब उत्पादन हो रहा है, और जापान में क्या हो रहा है, मशीन का यूज होकर कपड़ों का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो होमोजीनियस कभी भी नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती। 6th पॉइंट है हमारा, रुचि स्थिर नहीं रहती, नो कांस्टेंट टेस्ट। ओलिन के इस सिद्धांत की यह मान्यता भी वास्तविक नहीं है कि उपभोक्ताओं की रुचि स्थिर रहती है, परंतु वास्तव में उपभोक्ताओं की रुचि स्थिर नहीं रहती। उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु कीमत अनुपातों को व्यक्त नहीं करेगा, ये करेंगे। मतलब कि भाई टेस्ट चेंज होता रहता है, रुचि बदलती रहती है लोगों की, इसलिए ये भी एक, पर इस थ्योरी में कि भाई एक ही होमोजीनियस है, मशीनरी का भी एक यूज, टेस्ट भी एक, ठीक है, रुचि भी लोगों की एक ही रहेगी, पर ये जो चीजें हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसकी मान्यताओं की आलोचना हम इस तरीके से ही करेंगे। अगला पॉइंट है, परिवहन लागतों की अवहेलना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर किया गया है। इस सिद्धांत में परिवहन लागतों की अवहेलना की गई है। वो कैसे कि जब एक देश से दूसरे देश पे जाता है उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है तो इस सिद्धांत में उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तो बात ही नहीं करी गई। वो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर एक चीज़ साबुन 10 रुपए की और हम बाहर बेचेंगे तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम नहीं मिलाएंगे तो वो हमारे ऊपर क्या होगा, 30 की चीज़ हो जाएगी, वो 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई ना, 30 की होगी। अब वो हम 20 रुपये पल्ले से थोड़ा ना देंगे, तो उस समस्या की तो इसने बात ही नहीं करी। ठीक है, परस्पर विरोधी निष्कर्ष। इस सिद्धांत का यह निष्कर्ष गलत है कि एक पूंजी प्रधान देश पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है तथा श्रम प्रधान देश श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है। कि इसने ये जो कंक्लूजन निकाला है कि एक पूंजी प्रधान देश सिर्फ पूंजी का, यानी कि मशीन एक अमेरिका देश है, वो मशीन का यूज कर कपड़े बनाता है, और जो भारत है वो लेबर का यूज कर कपड़े बनाता है। ये थ्योरी कहती है कि ये चेंज नहीं होगी चीज, पर इसकी ये जो थ्योरी का जो निष्कर्ष है ना ये गलत है, क्योंकि अमेरिका चाहे तो वो लेबर का इस्तेमाल कर भी कपड़े बना सकती है, और भारत भी चाहे तो मशीन का यूज कर वो कपड़े बना सकती है।